एंड वेलकम गाइस। तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नवी क्लासेस के ऊपर। तो हम थ्योरी ऑफ डिमांड हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने डिमांड का एक्सप्लेनेशन, डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व और डिमांड फंक्शन, ये चारों टॉपिक हमने ख़त्म कर दिया है। आज लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, जो कि है आपका लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आपका लॉ ऑफ डिमांड। हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे कि डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट क्यों होती है, शिफ्ट क्यों होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, तो लॉ ऑफ डिमांड जो जिन्होंने प्रोपाउंड किया है, जिन्होंने दिया है, वो है प्रोफेसर मार्शल। इन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 के टाइम पर पब्लिश हुई थी, उसमें इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बताया था। उसमें इन्होंने यही बताया था कि प्राइस के अलावा जितने भी अदर डिटर्मिनेंट्स हैं, अब कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, क्या है, ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था डिमांड फंक्शन के अंदर। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से जाकर वीडियो देख लें। ठीक है। तो प्राइस के अलावा जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, वो सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, प्राइस वेरिएबल रहेगा। तो अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घट जाएगा, और अगर प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाएगा। यही है आपका लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, बाकी जो फैक्टर है प्राइस के अलावा जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो कांस्टेंट रहेंगे। और इफ़ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, अगर प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, तो उसका डिमांड घट जाएगा। एंड इफ़ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, और अगर प्राइस घटता है, देन क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड कैसा रिलेशनशिप बता रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में? तो निगेटिव रिलेशनशिप या फिर इन्वर्स रिलेशनशिप। अब क्या क्या अदर फैक्टर्स हैं जिन्हें कांस्टेंट रहना है? तो कंज्यूमर का इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, ये भी हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। देख लीजिएगा वो वीडियो, तो ज़्यादा अच्छे से ये सब समझ में आएगा। ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर का जो प्रीफरेंस है, जो टेस्ट है, ये कांस्टेंट रहना चाहिए। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, देखिए क्या होता है ना, कि जब इंसान को पता चलता है कि आने वाले टाइम में दाम बढ़ने वाला है किसी चीज़ का, तो लोग पहले ही उस सामान को ख़रीद के रख लेते हैं। और जब पता चलता है कि पैसा गिरने वाला है, प्राइस गिरने वाला है, तो लोग इंतज़ार करते हैं कि एक बार पैसा गिर जाए, सस्ता हो जाए, तब लेंगे। ठीक है। तो देयर शुड नॉट बी एक्सपेक्टेशन टू चेंज द प्राइस इन नियर फ्यूचर। उसके बाद पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन है, तो हम डायग्राम से समझ लेंगे। जितना रिटन है, ये सारा जो रिटन है नीचे में, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा यहाँ से देखकर। ठीक है, इसको हम समझा देते हैं डायग्राम से ही। देखिए इसमें क्या दिखा रहा है कि जब प्राइस आपका, ये आपका P1 है मान लीजिए, ठीक है, और ये है आपका P2। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, प्राइस डाउन हो रहा है। तो डिमांड देखिए यहाँ, ये आपका Q1 मान लीजिए, और ये अपना Q2 मान लीजिए, ये अपना Q2 मान लीजिए। ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ रहा है, लॉ ऑफ डिमांड पर अप्लाई हो रहा है ना। प्राइस जब घट रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और सेम अगर यहाँ से देखिए, इसको P1 मान लीजिए, और इसको P2 मान लीजिए, और इसको Q1 मान लीजिए, और इसको Q2 मान लीजिए। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है। 15 से डिमांड 10 हो गया, यानी कि 5 यूनिट घट गया सिर्फ 2 रुपया प्राइस बढ़ने पे। समझ में आया? तो जब पैसा बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है, और पैसा जब घट रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। ये एक्सप्लेनेशन समझाना है, ऐसे टेबुलर फॉर्म बनाकर, इसका ग्राफ बनाकर, फिर नीचे इसके बारे में लिखना है। चलिए अब देखते हैं कि क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज होता है, उसकी वजह से डिमांड कर्व पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डिमांड कर्व पर 2 इफेक्ट पड़ता है। पहला, डिमांड कर्व पर मूवमेंट होता है, और दूसरा शिफ्ट होता है। मूवमेंट होता है प्राइस में चेंज होने की वजह से, मूवमेंट होता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से। तो 2 तरीके का मूवमेंट होता है, एक एक्सटेंशन और एक कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन कब होगा, जब, देखिए नीचे दिखा देते हैं आपको, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। देखिए जब प्राइस घटेगा तब डिमांड बढ़ेगा, तब क्या होगा, एक्सटेंशन। या फिर क्या हो रहा है, इधर राइट की तरफ शिफ्ट कर रहा है डिमांड कर्व,
है ना। देखिए पहले क्या था, पहले P1 प्राइस था और Q1 था, है ना। तो डिमांड कर्व कुछ आपका ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो गया, प्राइस घटने से बढ़ गया ये, तो डिमांड कर्व आपका कहाँ चला गया, इधर आ गया, मूव कर गया। तो क्या हो गया, मूवमेंट A से B पर मूव कर गया आपका डिमांड कर्व। समझ में आया, A से B पर मूव कर गया डिमांड कर्व आपका। तो यहाँ पर क्या हुआ, राइटवर्ड मूवमेंट हुआ, राइटवर्ड मूवमेंट हुआ, या फिर एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व। समझ में आया, प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ गया, बढ़ गया मतलब एक्सटेंड कर गया, आगे एक्सटेंड कर गया। तो ये था आपका एक्सटेंशन। यहाँ पर स्टेटमेंट है, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, डिमांड के जो अदर फैक्टर हैं वो सेम रहेंगे, सिर्फ प्राइस चेंज होगा। यहाँ पर प्राइस के चेंज होने से यहाँ पर अफेक्ट करेगा डिमांड। तो ड्यू टू फॉल इन प्राइस मोर क्वांटिटी ऑफ अ गुड इज डिमांडेड, प्राइस के गिरने से ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड होगा, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। अब आ जाइए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो क्या हो रहा था कि डिमांड बढ़ने से एक्सटेंशन हो रहा था, तो डिमांड कम होने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। और डिमांड कम कब होगा, जब प्राइस बढ़ेगा। तो जब प्राइस आपका बढ़ जाएगा तो डिमांड आपका कम हो जाएगा, तो हम इस चीज़ को कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, पहले ये था P1, तो यहाँ डिमांड कर्व था, फिर क्या हो गया, प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी कम डिमांड होने लगी, तो यहाँ हुआ, यानी कि A से B के ऊपर मूव कर गया डिमांड कर्व, A से B के ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है डिमांड कर्व। समझ में आया। तो कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब डिमांड कम होगा, और एक्सटेंशन कब होगा, जब डिमांड बढ़ेगा। क्लियर, स्टेटमेंट ये रहा, इसको देखकर राइट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं दूसरा, डिमांड कर्व पर क्या इफेक्ट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। क्यों, प्राइस के अलावा बाकी जो फैक्टर्स हैं ना, उनके वजह से जो मूवमेंट, जो भी डिमांड कर्व पर जो भी कुछ होता है डिमांड कर्व पर, उसको हम बोलते हैं शिफ्ट। ठीक है, तो शिफ्ट में दो पार्ट होता है, एक इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो डिमांड में या तो इंक्रीज होगा या फिर डिमांड में डिक्रीज होगा। समझ में आया, क्यों होगा, प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स है ना, जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उनमें चेंज होने की वजह से, उनमें चेंज होने की वजह से होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देखिए, when more quantity of a good is purchased due to favorable changes in other factors rather than price is called increase in demand। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्राइस क्या है, प्राइस देखिए, प्राइस एकदम कांस्टेंट है, लेकिन हो सकता है कि कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाए, ज़्यादा पैसा रहेगा तो ज़्यादा डिमांड करेगा, ज़्यादा सामान खरीदेगा, या फिर उसका मन कर जाए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, उसका मन कर जाए और ज़्यादा चीज़ लेने का तो वो लेगा, या फिर उसको पता चले कि आने वाले टाइम में प्राइस इसका बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी सामान खरीद लेगा कि भैया महंगा सामान नहीं लेंगे। या फिर हो सकता है कि पॉपुलेशन साइज़ बढ़ जाए, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा, है ना। या फिर हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए ये काउजेज़ है, तो हो सकता है कि इनकम बढ़ जाए कंज्यूमर का, या सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ जाए। अगर ये आपका चाय है, ये आपका कॉफ़ी है, लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है, कॉफ़ी का दाम बढ़ गया, यानी कि सब्स्टिट्यूट का दाम बढ़ गया, तो क्या होंगे, लोग चाय पीने लग जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका अल्टीमेटली डिमांड बढ़ गया, प्राइस इसका नहीं बढ़ा लेकिन डिमांड इसका बढ़ गया। हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड का डिमांड घट जाए, आदमी कार चला रहा है, कार का एग्जांपल छोड़िए, ये देखिए, अगर मान लीजिए कि सरकार बिजली का दाम कम कर देती है तो क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, पंखा खरीद लेंगे, डिमांड पंखा क्या हो गया, बढ़ गया। कूलर खरीद लेगा लोग, एसी खरीद लेंगे, है ना। तो क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है इन सब चीज़ों का। तो कुछ फैक्टर्स की वजह से डिमांड हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है, जो कि वो फैक्टर प्राइस के अदर चीज़ होते हैं। मान लो टेस्ट बदल गया, इंसान का हैबिट बदल गया, पहले लोग नॉर्मल खाना खाता था, अब चिकन चाउमीन खाने लगा, पिज़्ज़ा खाने लगा, बर्गर खाने लगा, तो क्या होगा, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। प्राइस नहीं बढ़ा लेकिन डिमांड बढ़ गया, है ना। तो कुछ ये डायग्राम होगा इसका, कि जहाँ पर प्राइस कांस्टेंट है और जो डिमांड है वो बढ़ रहा है ड्यू टू द चेंज इन फेवरेबल फैक्टर्स। तो जब डिमांड बढ़ेगा तो हम इसको कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। क्लियर। वैसे ही डिक्रीज इन डिमांड भी है, कि अगर अदर फेवरेबल फैक्टर्स के वजह से डिमांड में इस तरफ लेफ्ट वर्ड अगर मूवमेंट होता है, लेफ्ट की तरफ अगर डिमांड कर्व घसकता है तो हम इसको बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड, जहाँ पर प्राइस आपका कांस्टेंट रहेगा।
ठीक है। तो इसमें क्या क्या फैक्टर है जिसमें चेंज हो सकता है? मान लो कि हो सकता है कि कंज्यूमर जो पैसा कमा रहा है वो पैसा उसका इनकम उसका कम हो जाए, तो पैसा कम रहेगा तो कम चीज़ खरीदेगा। फिर उसके बाद मान लो कि सब्स्टिट्यूट का प्राइस अगर डिक्रीज़ हो जाए, चाय पी ये क्या है मटका वाला आइसक्रीम खा रहा है, ये कोन है, ठीक है, कोन वाला आइसक्रीम खा रहा है, तो आइसक्रीम तो दोनों है, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। मान लो अगर हम इसका प्राइस कम कर दें तो क्या होगा, ये खाने वाला लोग छोड़कर इसको खाने लगेगा, तो इसका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम होने से इसका डिमांड अपने आप घट गया। समझ में आया? या फिर मान लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ जाए, ये दोनों देखो, ये दोनों प्राइस रिलेटेड गुड्स का है, याद रखना। ये मत बोलना कि बताए कि प्राइस चेंज नहीं होगा, अदर फेवरेबल फैक्टर चेंज होगा, तो ये रिलेटेड गुड्स का प्राइस है। हम डायरेक्ट प्राइस बोल रहे हैं कि उस कमोडिटी का, ठीक ना, कि वो चेंज नहीं होगा। मान लो कि अगर कोई लेस का पैकेट है, तो लेस का पैकेट का प्राइस चेंज नहीं हम यहाँ पर कहने का बात कर रहे हैं, हम इसके डिमांड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसका जो रिलेटेड गुड्स है ना, इसका जो रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइस चेंज, उसका डिमांड की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके डिमांड की बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का अगर दाम बढ़ जाएगा, अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो गाड़ी नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो टेस्ट, हॉबीज़ वगैरह चेंज होने की वजह से भी डिक्रीज़ हो जाता है। नंबर ऑफ़ बायर अगर कम हो गया, यानी कि पॉपुलेशन अगर कम हो गया तो डिमांड कम हो जाएगा। अगर पता चले लोगों को कि आने वाले टाइम में पैसा कम होने वाला है, सस्ता होने वाला सामान, तो लोग नहीं खरीदेंगे, डिमांड उस टाइम नहीं करेंगे, जब सस्ता हो जाएगा तब खरीदेंगे। या फिर मान लो कि अगर पता चले कि डिक्रीज़ इन इनकम इन नियर फ्यूचर, कि आने वाले टाइम में जो कंज्यूमर है उसका इनकम कम हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो सामान कम खरीदेगा, वो बजट करना अपना चाहेगा, है ना। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।